dear student. Here I am Professor Saghir Ahmed और तमाम स्टूडेंट को प्रोफेसर सगीर जोलॉजी क्लासरूम में वेलकम। डियर स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 8 है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया था। अब जेनेटिक्स जब मेंडल्स लॉज हम स्टार्ट करते हैं तो यार जेनेटिक्स को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हमारी पिछली वीडियो में मौजूद है। तो आप सबसे पहले उन टर्मिनोलॉजीज के ऊपर कमांड हासिल करें, उनको समझें, तब जाकर जेनेटिक्स या मेंडल्स लॉज बआसानी समझ में आएंगे। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि डायरेक्ट मेंडल्स लॉज को स्टार्ट कर देते हैं विदाउट द यानी कि टर्मिनोलॉजी को समझे बगैर। अब जब जीन की बात चल रही होती है तो ऐसा लगता है कि बच्चों के ऊपर जीन चढ़ गया, और जब अलील का लफ्ज आता है तो बच्चे सारे अलील हो जाते हैं, एकदम बीमार कि हमें जेनेटिक्स समझ में नहीं आ रही। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप लोग उसकी टर्मिनोलॉजी को समझें और फिर हम मेंडल्स के लॉस को बआसानी समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपने करना क्या है, सबसे पहले पिछली वीडियोस को देखें और आपने अभी तक जो मेरे न्यू स्टूडेंट हैं उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है मेंडल्स लॉस। अब मेंडल्स लॉस कह लें या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कह लें। मेंडल्स का मुकम्मल जो नाम है वो है हमारे पास ग्रीगर जॉन मेंडल, ग्रीगर जॉन मेंडल। और बेसिकली इनका ताल्लुक ऑस्ट्रिया से है, ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया में ये कौन थे? मोंक थे। व्हाट डू मीन बाय मोंक? यानी कि प्रीस्ट, एक फादर थे, चर्च के एक फादर थे। जिस तरीके से हमारे यहाँ मस्जिद में इमाम साहब हैं, ठीक है, मंदिर में पंडित साहब हैं, इस तरीके से यानी कि गुरुजी होते हैं। तो ये भी अपने यानी कि चर्च के फादर थे, मॉन्क थे, प्रीस्ट थे, और इन्होंने सबसे पहले लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पेश किए। अगर हम मेंडल की प्री हिस्ट्री की बात करें तो इन्होंने प्राइमरी स्कूल से अच्छे नंबरों से तालीम हासिल की, फिर सेकेंडरी स्कूल में चले गए, वहां अच्छी तालीम हासिल की, लेकिन जब सेकेंड ईयर का एग्जाम दिया उससे पहले ये बीमार हो गए और इनका जो रिजल्ट था प्रॉपर बेहतर तरीके से नहीं आया। अब इनको मेडिकल पढ़ने का बहुत शौक था, लिहाजा इनको एडमिशन नहीं मिला मेडिकल में। उसके बाद इन्होंने, इनके जो फादर थे उन्होंने इनको एक ऑन्गेस्ट्रन यानी कि एक चर्च में दाखिला करवा दिया और वहां से इन्होंने दीनी तालीम अपनी हासिल की। लेकिन इनको बड़ा शौक लगा और ये हमेशा स्ट्रेस में रहने लगे। फिर इनको एक मौका मिला पढ़ने का, तो इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया। फिर पढ़ने का मौका मिला तो ये वियना यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन ले लिया। लेकिन इतना टेंस हो चुके थे ये कि वहां भी जाकर ये बीमार हो गए। लेकिन वहां पर उन्होंने मैथ भी सीखा, फिजिक्स भी सीखा, और फेमस साइंटिस्ट डॉपलर, क्रिस्टियन डॉपलर से इन्होंने मैथ और फिजिक्स सीखा। अच्छा, वियना यूनिवर्सिटी के अंदर इनको एक प्रोजेक्ट मिल गया, इत्तेफाक से बॉटनी के ऊपर प्रोजेक्ट मिला। वहां से इन्होंने बॉटनी भी सीखी, खास तौर पे प्लांट्स की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के ऊपर। लेकिन जब एग्जाम हुआ तो उसमें ये मैथ और फिजिक्स में फेल हो गए। अच्छा, इससे पहले जब ये क्रिश्चियन यानी कि ग्रीगर जॉन मेंडल, जब ये अपने इनको जॉब मिली थी चर्च के अंदर, तो इत्तेफाक से वहां पर एक खास प्लांट लगा हुआ था जिसका नाम था पी प्लांट। इसका बोटेनिकल नेम यू नो वेरी वेल, यानी कि पी प्लांट है, पी प्लांट। और इस पी प्लांट का बोटेनिकल नेम क्या है? पीसम सटाइवम, पीसम सटाइवम। अब ये प्रे करके जब अर्ली इन द मॉर्निंग अपने चर्च का गार्डन का मुआयना करते तो इनको बहुत अच्छा लगता था कि प्लांट्स, पी प्लांट लगा हुआ है, कभी उस पर पर्पल फ्लावर आ रहे हैं, कभी उसके ऊपर व्हाइट फ्लावर आ रहे हैं, कभी प्लांट का साइज, हाइट, स्टेम क्या है, बड़ा है, कभी प्लांट का साइज क्या है, छोटा है, कभी पोड ग्रीन है,
कभी उसको ऑब्जर्व किया उन्होंने, येलो पोड निकल रहे हैं, कभी सीड राउंड इन्होंने ऑब्जर्व किए। तो इन तमाम चीजों को देखकर ये बड़ा मुतासिर हुए और इस प्लांट के ऊपर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब जब इन्होंने काम स्टार्ट किया तो इन्होंने ये नहीं बताया कि मैं कौन सा काम शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। अब फिजिक्स भी सीख चुके थे, मैथमेटिक्स भी सीख चुके थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब तकरीबन इन्होंने जो काम स्टार्ट किया, ग्रीगर जॉन मेंडल ने, वो 1857 से लेकर 1865 टू 66, तो कमोबेश 9-10 साल प्लांट के ऊपर काम किया और उसकी मुख्तलिफ वैरायटी के ऊपर काम किया। तकरीबन 32 वैरायटीज के ऊपर इन्होंने काम किया और मुख्तलिफ रिजल्ट क्या हुए, हासिल किए। अब जब रिजल्ट हासिल हुए तो इन्होंने साइंस जर्नल के अंदर अपना आर्टिकल क्या कर दिया, पब्लिश करवा दिया। तो उस वक्त इनको इतनी पजीराई नहीं मिली। अब एक अनाउंसमेंट हुआ कि जो साइंटिस्ट हैं वो अपना आर्टिकल पेश करें। तो ये फादर जो थे ग्रीगर जॉन मेंडल, ये भी अपना आर्टिकल पढ़ने के लिए चले गए। अब इनको बड़ी रेस्पेक्ट मिली क्योंकि गाउन पहना हुआ था, उनका क्रिश्चियन का जो स्लेब था, बहुत ज्यादा पजीराई मिली। अब जब इन्होंने अपना आर्टिकल पढ़ा और जब आर्टिकल यानी कि लॉस अपने पढ़े, तो खत्म होने के बाद इनके ऊपर ऑब्जेक्शन लग गया। ऑब्जेक्शन क्या लगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में फेल हो चुके थे, कोई इनकी एडवांस डिग्री नहीं थी। जब एडवांस डिग्री नहीं थी, उन्होंने बड़ी अप्रिशिएट किया कि आपका आर्टिकल तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन आप एलिजिबल नहीं है इस टाइटल को हासिल करने के लिए। तो बहरहाल बेचारे खामोश होकर चले आए। उसके बाद तकरीबन 35-40 साल के बाद दोबारा अनाउंसमेंट हुआ उसी जर्नल के अंदर, और वहां पर साइंटिस्ट ने आर्टिकल्स जब आए, और एक साइंटिस्ट है डेवराइस है, ठीक है, टेशे मैकर है, इसके अलावा कॉल कर्नेस है। जब इनके आर्टिकल्स आए, पढ़ना शुरू किया, तो वहां पर बैठी हुई ज्यूरी, उस टाइम की 35-40 साल पुरानी, वहां पर कुछ साइंटिस्ट मौजूद थे। तो उन्होंने इन साइंटिस्ट के ऊपर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लगाया कि आज से 35-40 साल पहले एक फादर आए थे, उन्होंने ये आर्टिकल पढ़ा था, क्या ये आर्टिकल आप उनका तो नहीं पढ़, यानी कि उस प्लेजरिज्म को इन्होंने पकड़ लिया। तो वो साइंटिस्ट कह रहे नहीं, हमारा तो नया काम है, हमने किसी भी फादर वगैरह का काम नहीं किया। कि नहीं, आज से 35-40 साल पुरानी बात है कि एक फादर आए थे, उनका नाम था ग्रीगर जॉन मेंडल, उन्होंने यह आर्टिकल पढ़ा। तो अब वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी अप्रिशिएट किया, बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है। तो अब क्या हुआ कि अब जाहिर सी बात है उनका रिकॉर्ड वहां पर मौजूद था, उन्होंने रिकॉर्ड 35-40 साल पुराना निकाला, फादर का क्या कहते हैं कि एड्रेस देखा। जब उनके घर पर पहुंचे तो उनकी डेथ हो चुकी थी। ये बात कब की है, ये 1900 की बात है। कब की बात है, 1900 की। तो अब जब इनकी डेथ कब हुई, 1884 में क्या हुई, इनकी डेथ हो गई। तो फिर बहरहाल उनको एक सर्टिफिकेट दिया गया और टाइटल उनको ये दिया कि यू आर द फादर ऑफ द जेनेटिक्स। अच्छा, मेंडल्स ने जब उसका आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जब वहां से ये वापस आए, तो उन्होंने दोबारा आर्टिकल अपना छपवाया और उसमें एक बड़ा यानी कि इम्पोर्टेंट कमेंट लिखा। और ये कमेंट क्या लिखा कि माई टाइम कम बैक, माई टाइम विल बी कम बैक, कि मेरा वक्त भी आएगा। और वाकई जब भी अब जेनेटिक्स की बात होती है तो सबसे पहले ग्रीगर जॉन मेंडल की बात होती है। क्यों होती है कि उनको जो टाइटल दिया था फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, कि यू आर द फादर ऑफ जेनेटिक्स। और इस तरीके से ग्रीगर जॉन मेंडल ने जेनेटिक्स की बुनियाद रखी। अब मेंडल के लॉज जो हैं बेसिकली 3 हैं, जो लॉज हैं जिन्हें हम मेंडल्स लॉज कहते हैं। बात हमारी चलेगी लॉज के ऊपर। पहला जो लॉ है उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन,
और तीसरा लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस बेसिकली इसने पेश तो कर दिया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आई थी कि हमेशा रिजल्ट 100% नहीं आया, क्योंकि जब जेनेटिक्स में एडवांसमेंट आई तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था वो थोड़ा सा वेरी कर रहा था दूसरों के रिजल्ट से, लेकिन बट इसको लॉ का नाम दे दिया है लेकिन लॉ नहीं है। अब बेसिक जो लॉ है मेंडल्स के, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब मेंडल का जो 10 साला वर्क था उसमें तकरीबन मेंडल ने 32 से ज्यादा वैरायटीज के ऊपर काम किया और उसने कुछ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स बताए, और बहुत फेमस कंट्रास्टिंग करेक्टर हैं ताकि कौन सा करेक्टर किस करेक्टर के ऊपर डोमिनेंट है। यानी कि उन्होंने ट्रू ब्रीडर्स यानी कि प्लांट्स लिए, ट्रू ब्रीडर्स, होमोजाइगस, ये तमाम टर्मिनोलॉजी प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि होमोजाइगस जैसे लेट सपोज दैट कि टॉल प्लांट है और उसको ब्रीड करवा दिया ड्रॉप प्लांट के साथ, जो कमिंग जनरेशन उसका नाम रख दिया उन्होंने F1 जनरेशन। तो जो करेक्टर अपियर होगा उसे डोमिनेंट कहते हैं, और जो करेक्टर मास हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, रेसेसिव कहते हैं। तो आइए बाकायदा तौर पर हम मेंडल्स के लॉज को शुरू करें। अच्छा, चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंट की बात कर लें। लॉज स्टार्ट करने से पहले चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंट, चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब इत्तेफाक से मेंडल्स को जिस चर्च में जॉब मिली थी वहां इत्तेफाक से मटर के प्लांट्स लगे हुए थे, यानी कि पीसम सटाइवम, और उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी कि कोई टॉल प्लांट है, कोई ड्रॉप प्लांट है, तो इत्तेफाक से चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंट में उसने अपने रिसर्च को इसी प्लांट को यानी कि सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने की वजह क्या थी? पहली जो वजह थी सिलेक्ट करने की कि वो इजीली कल्टीवेटेड है, यानी कि मटर का जो प्लांट है आसानी से क्या करता है, ग्रो कर जाता है। दूसरा जो चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंट था कि सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट्स हैं, यानी कि ये आपस में सेल्फ पोलिनेशन हो सकती है इनके अंदर। तीसरा जो चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंट था कि इनमें क्रॉस पोलिनेशन अकर्स, यानी कि इनमें क्रॉस पोलिनेशन भी क्या होती है, बासानी हो सकती है। और चौथा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फ्लावर्स आर प्रोमिनेंट, फ्लावर्स आर प्रोमिनेंट, फ्लावर्स आर प्रोमिनेंट, कि इन प्लांट्स के ऊपर फूल वाज़े तौर पर लगे हुए होते हैं, यानी कि ना इंतहाई छोटे हैं और ना ही इंतहाई बड़े हैं। और क्या है इंपॉर्टेंट के चॉइस करने का कि शॉर्ट लाइफ साइकिल है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है। शॉर्ट लाइफ साइकिल से मतलब बाद ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एनुअल होते हैं, बाज बाई एनुअल होते हैं, तो लेकिन ये जो शॉर्ट यानी कि इनकी लाइफ साइकिल है ये बासानी क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं, और इनका लाइफ साइकिल जो है इतना बड़ा नहीं होता, 3-4 महीने, इससे ज्यादा यूजुअली बड़ा नहीं होता। तो ये चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंट थी जिसकी वजह से मेंडल्स को इंतहाई सक्सेसफुल रिजल्ट हासिल हुए, और इसने कुछ फेमस कैरेक्टर्स बताए जो कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं मेंडल्स के। आइए उनको डिस्कस करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे पास जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, पहला जो बात हमारी चलेगी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ये तमाम बातें हमने टर्मिनोलॉजी में डिस्कस कर लिए। पहला जो फेमस कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है वो टॉल स्टेम है,
जब इसको क्रॉस करवाया जाता है किसके साथ, ड्वार्फ स्टेम के साथ, तो F1 जनरेशन में हमें हमेशा क्या हासिल होगा, टॉल स्टेम हासिल हो, टॉल स्टेम प्लांट हासिल हो। तो ये सबसे फेमस इसका क्या है, कंट्रास्टिंग करेक्टर है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंट्रास्टिंग करेक्टर है वो है हमारे पास राउंड सीट। राउंड सीट ट्रू ब्रीडर्स जब इनको रिंकल्ड सीड के साथ क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में हमेशा क्या हासिल होते हैं हमारे पास, राउंड सीड क्या होते हैं, हासिल होते हैं। उसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन्होंने बताया कि येलो सीड को अगर ग्रीन सीड के साथ क्रॉस करवा दें तो F1 जनरेशन में हमेशा येलो सीड क्या होते हैं हमारे पास, हासिल होते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि येलो सीड कलर dominant over the green seed color in F1 generation must be obtained the yellow seed. चौथा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कि ग्रीन पोड को जब क्रॉस करवाया येलो पोड के साथ तो F1 जनरेशन में हमेशा हमारे पास ग्रीन पोड क्या हुए, हासिल हुए। नंबर 5 जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है वो हमारे पास क्या है, नंबर 5 कि एक पर्पल फ्लावर क्रॉस विथ व्हाइट फ्लावर इन F1 जनरेशन कैसे फ्लावर हासिल हुए, पर्पल। इसका ये मतलब है कि पर्पल कलर फ्लावर इज डोमिनेट ओवर द व्हाइट फ्लावर। नंबर 6 जो हमारे पास है फ्लैटेंड पोड क्रॉस विथ कंस्ट्रिक्टेड pod in F1 generation must be obtained flattened pod। एक और फेमस कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है कि एक्सिलरी फ्लावर डोमिनेंट थे किसके ऊपर, टर्मिनल फ्लावर के ऊपर। और F1 जनरेशन में हमारे पास क्या हासिल हुए, एक्सिलरी फ्लावर। ये तमाम बातें आगे चल के हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यूजुअली ये हमारे पास क्या है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, फेमस 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। अब मेंडस ने ये जो कैरेक्टर्स बताए किस बुनियाद पर बताए, लॉ ऑफ डोमिनेंस की बुनियाद पर। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस इसका ये कहता है, ये ध्यान में रखिएगा कि इसको लॉ का रैंक दे दिया है लेकिन ये लॉ नहीं है। अब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है कि कौन सा कैरेक्टर किस कैरेक्टर के ऊपर क्या होता है, डोमिनेंट होता है। यानी जब ट्रू ब्रीडर्स को आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर अपीयर होगा वो डोमिनेंट, और जो कैरेक्टर सप्रेस हो जाएगा, मास हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, रेसेसिव। और यही क्या कहलाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी कि अक्रॉस इन बिटवीन टू इंडिविजुअल differing in one trait. In F1 generation, the character is appear is dominant, and which character which is suppress or mask is said to be the recessive. That is called the law of dominance. अब ये लॉ ऑफ डोमिनेंस की यानी कि डिटेल जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे कि कौन सा कैरेक्टर किसके ऊपर डोमिनेंट है। तो इसके लिए स्टूडेंट फिर मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों को कि सबसे पहले आप इसकी टर्मिनोलॉजी को समझें
कि फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, डोमिनेंट क्या है, रेसेसिव क्या है, अलील क्या है। तो जितनी भी रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है उस पहले से आप इसको माइंड में लेकर आए, तब जाके लॉस मेंडल्स के आसानी से समझ में आएंगे। तो अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम हल कर दिया जाएगा। तब तक के लिए प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।